Okay, so we are discussing the types of public limited company. The first is company limited by guarantee. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम आपको सिंपल मीनिंग समझा रहे हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को गारंटी कंपनी भी कहते हैं। जैसे कि नाम से लग रहा है गारंटी, किसी चीज़ की गारंटी। तो गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसको गारंटी कंपनी भी कहते हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, यहाँ पर वो मेंबर्स जो इस कंपनी को हैंडल कर रहे होते हैं उनको हम गारंटर्स कहते हैं। क्यों गारंटर्स कहते हैं? क्योंकि ये गारंटी देते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप होने लगेगी, तो ये कुछ नॉमिनल अमाउंट, कुछ फिक्स्ड अमाउंट उस कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट इन द सेंस कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं, कंपनी के बंद होने पर तो जितने भी वर्कर्स उसमें काम करेंगे उनके लिए कुछ नॉमिनल अमाउंट ये गारंटर्स देंगे। एक तरह से कंपनी गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिनका मेन मोटिव है टू गिव द सर्विस या सोशल वेलफेयर। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है। इसमें जब कंपनी रन होती रहती है तो जो भी प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसी कंपनी के असेट्स ख़रीदने में, या वर्कर्स को सैलरी देने में, या रॉ मटेरियल ख़रीदने में, या कंपनी की जो भी डेली नीड्स हैं, जो भी यूजेस हैं, वर्किंग्स हैं, तो उसमें जो भी पैसा लगना है वो जो प्रॉफिट होता है वो गारंटर्स या शेयर होल्डर्स अपने पास ना रखकर फिर से उसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गारंटर्स क्या होते हैं? वो मेंबर्स जो इस गारंटी कंपनी को रन कर रहे होते हैं और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होने लगती है, तो ये गारंटी देते हैं कि हम जो भी लॉस हुआ है या वर्कर्स हैं या जो भी चीज़ें की कमी है, हम आपको नॉमिनल अमाउंट फिक्स्ड करके देंगे। तो नॉन प्रॉफिट, और इनका मेन मोटिव होता है टू सर्व या टू गिव द सर्विसेज। ठीक है, प्रॉफिट्स ये अपने पास नहीं रखते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NGOs वगैरह जिसको होती है, उसी टाइप की ये कंपनी होती है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये वो कंपनी होती है जिसके लिए शेयर्स या लायबिलिटी का लिमिटेशन होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होंगे कंपनी के, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही तक होगी जितना उन्होंने कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा है। इसीलिए लिखा है लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे हमने किसी कंपनी के 100 शेयर्स को ख़रीदा। बहुत ध्यान से सुनिए, किसी कंपनी के 100 शेयर्स को हमने ख़रीदा जिसकी फेस वैल्यू है 10 ईच। तो हमारी लायबिलिटी कितनी की हुई? 100 का शेयर्स और 10 उसकी फेस वैल्यू, तो 100 इंटू 10 1000। हमारी लिमिटेशन कितनी होगी? हमारी लायबिलिटी कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 1000 तक की। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना वो कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे होते हैं। जितना उन्होंने कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा है उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी तक की होती है। इसी को कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो मेनली आपको जो पढ़ना है या जो समझना है वो है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टॉपिक हैव कम, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारा वन पर्सन कंपनी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वन पर्सन कंपनी सारी जो वर्किंग है ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? सिर्फ एक सिंगल पर्सन, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था। ठीक, तो वन पर्सन कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसको कंट्रोल, ओन और मैनेज कौन करता है? सिर्फ सिंगल पर्सन। शेयर होल्डर यहाँ पर अदर पर्सन ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता है, और वो खुद ही सारे कंपनी की वर्किंग्स को, सारी चीज़ों को मैनेज करता है, और वही सिर्फ सिंगल शेयर होल्डर होता है, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा था। इसमें फ़र्क सिर्फ ऐसा होता है कि वन पर्सन कंपनी की जो वर्किंग्स होती हैं या जो भी रूल्स
प्राइवेट कंपनी में हमने देखे थे, तो 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी की जैसा बेनिफिट मिलता है। मतलब कि ये शेयर अपने किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इनके 1% कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं, ये अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इनको प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 1 लाख होना चाहिए, जैसे हमने प्राइवेट में देखा था। तो प्राइवेट के जैसे ही कुछ ना कुछ इसकी जो वर्किंग्स होती हैं वो मिली होती हैं, और 1% कंपनी को जो भी बेनिफिट्स होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी से ही रिलेटेड और इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है। और इसमें जो डायरेक्टर्स की लिमिटेशन है वो है 15। देखिए, मेंबर्स की लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मिनिमम 1 है और मैक्सिमम भी 1 ही होगी। तो 1% से ज़्यादा इसमें कोई भी मेंबर ऐड ऑन नहीं हो सकता। हाँ, ये अपने डायरेक्टर्स को ज़रूर रख सकते हैं और उसकी लिमिटेशन दी गई है 15। एक ख़ास बात इसमें ये होती है कि 1% कंपनी, जिसको हम OPC कहते हैं, इसमें एक मेंबर भले ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ कंपलसरी ये है कि 1% कंपनी को जो शेयर होल्डर रन कर रहा है उसको अपने साथ साथ कंपनी के ही रहते हुए, कंपनी की लाइफ में ही रहते हुए कोई ना कोई नॉमिनी ज़रूर सेलेक्ट करना होता है। जैसे ये देखिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। मतलब OPC की जो लाइफ है, कंपनी की जो लाइफ है, उसमें रहते हुए उसको नॉमिनी सेलेक्ट करना होगा कि मतलब इन केस हमारी डेथ हो जाए या हैवी लॉस हो जाए, ठीक है, या इनकैपेसिटी है या कोई भी वजह है, तो हमारे बाद कंपनी को कौन रन करेगा। जैसे फादर है, उसकी अपनी एक खुद की कंपनी चल रही है, 1% कंपनी, तो मान लीजिए उसने नॉमिनी अपने सन को बनाया, फादर की डेथ हो गई, तो अब कंपनी को कौन रन करेगा? सन, क्योंकि उसने लाइफ में कंपनी के रहते हुए उसने नॉमिनी सेलेक्ट किया था अपने बेटे को। ठीक है, तो ख़ास बात इसमें ये है कि इसमें नॉमिनी पहले से सेलेक्ट करना होता है। इसमें OPC जब भी चाहे वो अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। रिस्ट्रिक्शंस इसमें ये होते हैं कि अगर OPC की पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर गई तो गवर्नमेंट इस OPC को सीज़ कर देगी। मतलब उनकी जो लिमिटेशन है, साल का एनुअल टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीड किया, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है या कुछ इस टाइप की अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो लॉ, क्योंकि OPC भी हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होना कंपल्सरी होता है, तो लॉ क्या करते हैं, कोर्ट इसे सीज़ कर देगी। तो 1% कंपनी के बारे में बस आप शॉर्ट इतना समझिए कि एक सिंगल पर्सन होता है, वही खुद शेयर होल्डर होता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल ओन मैनेज वही करता है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम लिमिट डायरेक्टर्स की है 15। 1% कंपनी, जिसको हम OPC कह रहे हैं, इसमें सारी वर्किंग प्राइवेट कंपनी की तरह होती हैं, सारे बेनिफिट्स प्राइवेट कंपनी की तरह इनको मिलेंगे। कंपनी के लाइफ रहते ही OPC को अपना एक नॉमिनी चूज़ करना होता है। इन केस अगर डेथ या कोई भी केस हो जाता है तो उसके बाद वो नॉमिनी उस कंपनी को रन करेगा। और 50 लाख रुपीज़ से अगर एनुअल टर्नओवर एक्सीड हुआ तो कोर्ट इसे कंपनी को सीज़ कर देगी। एक इनके पास बेनिफिट एक और होता है कि OPC जब भी चाहे अपने प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है। मतलब मान लीजिए अगर जैसे 1 साल 2 साल कई साल अगर हमें लॉस हो रहा है और शेयर होल्डर ने देखा कि अब हम सिंगल रहते हुए कंपनी को नहीं चला सकते, तो वो जब भी चाहे तो कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। और कन्वर्जन करने के बाद फिर वो किसी और को भी, आउटसाइडर को, एज आ मेंबर अपनी कंपनी में इंक्लूड कर लेगा। तो बहुत कम ही इसे पूछा जाता है, इस वजह से बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। तो ये थी आपकी 1% कंपनी। तीनों टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है हमारा प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं पब्लिक कंपनी से ज़्यादा, जो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स को नहीं मिल पाता। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपकी बुक में है और आप चाहते हैं पढ़ना तो उसको बिल्कुल रीड कर लीजिएगा।
और कहिएगा तो हम इसे बाद में डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आपकी केस स्टडी दी है। केस स्टडी भी आपकी इसी टॉपिक से, ये जो प्रिविलेज वाला है इसी से रिलेटेड दी है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारा, इसको चलिए देख लेते हैं क्या है ये। ओके, सो वी हैव द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे हमने आपको बताया है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोगों की ज़रूरत होती है, 2 मेंबर्स। तो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम लिमिट इज़ 200। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है, 7, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे मेन और फर्स्ट फीचर या मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा नंबर ऑफ़ मेंबर्स है। कभी भी अगर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डिफरेंस आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स, पहली बात तो ये जो डिफरेंस है इसको सारे स्टूडेंट्स अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। बाकी आगे के डिफरेंस हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आपका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा और ये सारे पॉइंट्स आपको याद भी करने हैं। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड पब्लिक कंपनी में minimum 3 directors are required. Third point of difference is invitation to general public. Invitation to general public मतलब prospectus, जैसे हम prospectus या मैगज़ीन वगैरह इशू करते हैं, उसके थ्रू हमारे जो जनरल पब्लिक के लोग हैं वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकें। तो इस तरह का प्राइवेट कंपनी जो है ऐसा कोई भी इन्विटेशन जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं करती, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है तो उनको पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे पब्लिक उनके शेयर्स को ख़रीदे या नहीं। तो इस तरह से जो जनरल पब्लिक का जो इन्विटेशन है ये इशू नहीं करते, मतलब प्रॉस्पेक्टस ये इशू नहीं करते। देखिए आपके बुक में लिखा है, डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, डिवेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स, डिवेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट्स खरीदने के लिए इनवाइट नहीं करती। इनके जो शेयर्स होते हैं वो खुद इनके एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के लिए होते हैं, जनरल पब्लिक के लिए इसमें इशू नहीं करती। जबकि पब्लिक कंपनी जस्ट इसको ऑपोजिट होता है, ये अपने शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए ही इशू करती हैं। मतलब जैसे शेयर्स इशू करती है कंपनी, जो जनरल पब्लिक होती है कोई भी उसके शेयर्स को ख़रीद सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज प्रॉस्पेक्टस। जैसे कि हमने बताया आपको कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं करती है, इस वजह से इनको अपना प्रॉस्पेक्टस भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए ही इशू करती है, तो इस वजह से इनको प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत होती है। तो प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं होता है, जबकि पब्लिक कंपनी को अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है फॉर द जनरल पब्लिक। भाई जब तक प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करेंगे जनरल पब्लिक को, तो जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि पब्लिक कंपनी की क्या इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन है, लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में है, कि कितनी कैपिटल है, कम है, ज़्यादा है। जब तक ये चीज़ नहीं पता होगी तो कोई जनरल पब्लिक को इस कंपनी के शेयर्स को क्यों खरीदेगा। हम भी हैं एज अ जनरल पब्लिक, अगर हम देखें तो किसी कंपनी में हम कब इन्वेस्ट करेंगे, उस कंपनी के शेयर्स को कब खरीदेंगे, जब हमें ये पता हो कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, हम अगर शेयर्स खरीदते हैं तो ये डूबेगी नहीं। तो इस वजह से इनको अपना प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इशू करना कंपलसरी होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं और ना ही कंपल्शन होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जैसे हमने बताया प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कर तो सकती हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन होता है कैसा कि इसके लिए आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होती है पहले से 3-4 महीना। अगर आप कोई मेंबर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी दूसरे मेंबर को या वापस कंपनी को बेचना चाहता है, तो उसके लिए कुछ महीने पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में कोई भी मेंबर कभी भी चाहे तो अपने शेयर्स को बेचकर किसी दूसरे मेंबर को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देगा और उसके बदले उसको कैश मिल जाएगा। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी मीटिंग मीन्स कि बोर्ड मीटिंग जिसको हम कहते हैं। प्राइवेट कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करना या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाना कंपलसरी नहीं है। ये चाहें
तो आपस में डायरेक्टर्स खाली मिलके या आपस में शेयर होल्डर्स मिलके किसी भी डिसीजन को बना सकती हैं। आपस में एक दो लोग ही मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि अब कंपनी से रिलेटेड क्या डिसीजन लिया जाएगा। मतलब बोर्ड मीटिंग करना इनके लिए ज़रूरी नहीं है, और जब बोर्ड मीटिंग नहीं करेंगे तो रिपोर्ट भी नहीं बनेगी। तो इस टाइप का कंपल्शन इसमें नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग करके उसकी बाकायदा रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सेंड करना ये ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, इसको रन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। इसमें जो पैसे या कैपिटल कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। तो उसको टाइम टू टाइम इस कंपनी की रिपोर्ट चाहिए कि कैसी जा रही है। भाई हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उसकी रिपोर्ट भी तो चाहिए कि कंपनी लॉस में जा रही है या हमारी जो कैपिटल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, सही यूज़ हो रहा है या नहीं। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सेंड करना कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट इज़ इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मीन्स कि प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना कंपल्सरी नहीं होता। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मीन्स कि आपके कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, कितनी उनकी सैलरी है, कितना एक पर्टिकुलर मेंबर ने कितना शेयर्स कंपनी के ख़रीद के रखा है। इस टाइप का इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में एक इंडेक्स ऑफ मेंबर को बनाना कंपल्सरी होता है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स जनरली बस इतना समझिए कि कंपनी को ये रिपोर्ट देना कि इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे हमारी कंपनी में कितने मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, कितने पहले के थे और कितने नए ज्वाइन हुए हैं। प्लस कि एक पर्टिकुलर मेंबर के पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं। मतलब मान लीजिए हम अगर हैं, हम पब्लिक कंपनी के मेंबर हैं तो हमारे पास पब्लिक कंपनी के तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स में यही होता है कि उनको तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स में उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारी कंपनी में कितने मेंबर्स पहले के थे, कितने बाद में ज्वाइन हुए, और एक पर्टिकुलर मेंबर ने, इंडिविजुअल मेंबर ने कितने कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट कंपनी में कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये रिपोर्ट देना गवर्नमेंट को कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट इज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़। प्राइवेट कंपनी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लीगल फॉर्मेलिटीज़ उनको फुलफ़िल करना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना कंपल्सरी होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ लाइक बिना आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो और चाहे पब्लिक कंपनी हो, तो क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको प्राइवेट कंपनी को फुलफ़िल करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्योंकि गवर्नमेंट बना रही है उसे, तो सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना, सारी पेपर्स होते हैं, बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ों को करना कंपल्सरी होता है। ठीक है। लास्ट वन इज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो हमने जैसे आपको बताया है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। मतलब कैश में आपके पास, कंपनी जो स्टार्ट होने जा रही है उसके पास कम से कम 1 लाख रुपये होना चाहिए, तभी वो स्टार्ट हो सकती है। और पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लाख रुपीज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल होना ज़रूरी है। तो ये थे आपके 9 points difference between private company and public company, and all the students have to make this chart, make this difference in their copies। ठीक है, अपनी कॉपी में आप और सारे डिफरेंस तो नहीं, लेकिन ये डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट है तो उसको अपनी कॉपी में मेंटेन करिएगा। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, और उसके बाद आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितने भी अभी हमने 5 टाइप्स पढ़े, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, है ना। ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के हमने 5 टाइप पढ़े। तो इन सब की कंपैरेटिव स्टडी, मतलब एक बार में ही सारी चीज़ों का डिफरेंस आपको बताया जाएगा। जैसे फॉर्मेशन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे फॉर्म किया जा सकता है, आसानी से इसको फॉर्म किया जा सकता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। पार्टनरशिप में भी आसानी से किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, चाहें तो वो अपने पार्टनरशिप का करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, बल्कि हालांकि इसमें कंपल्सरी नहीं होता है। HUF की हम बात करें तो यहाँ पर ईजी टू फॉर्म है,
मतलब फॉर्मेशन इसका बहुत आसानी से होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी नहीं है। कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कंपनी में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इस टाइप से एक पर्टिकुलर पॉइंट को लिया जाएगा और सारी चीज़ों में क्या क्या उसके रिलेटिव स्टडी है वो बताया जाएगा। तो इसको आप अपनी बुक से ही रीड करिएगा और अगर कोई पॉइंट में डिफरेंस आती है तो हम उससे डिस्कस करेंगे। ये अप टिल 9 पॉइंट तक आपको दिया हुआ है। तो इस चार्ट को आपको अपने नोट्स में नहीं बनाना है वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको आप सिर्फ अपनी बुक से ही रीड करिएगा। देखिए सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कंपनी तक हमने पढ़ा, सारी चीज़ों को देखा। अब कंपैरेटिव स्टडी आप इसको बुक से ही रीड करिए। इफ़ यू फाउंड एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन वी विल डिस्कस इट ऑन गूगल मीट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट लेक्चर के लिए होगा फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कंपनी को कैसे फॉर्म किया जाता है, वेदर इट इज़ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, क्या प्रोसीजर होता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें।